आज की इस चर्चा में हम अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद पैदा हुई पूरी स्थिति की, आप कह सकते हैं, तह तक जाएंगे। ये बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। और मतलब इन हमलों ने ना मध्य पूर्व की पूरी तस्वीर को ही हिलाकर रख दिया है। अयातुल्ला अली खामेनी और रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे, साथ ही कई शीर्ष कमांडरों का एक साथ मारा जाना, ये कोई मामूली घटना तो है नहीं। हाँ, एकदम सही कह रही हैं आप। ईरान तो इसे सीधे अपने अस्तित्व के मिटने के खतरे के रूप में देख रहा है ना। बिल्कुल। और इसी हताशा से चलते उन्होंने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई पर मिसाइल हमले भी कर दिए। ये अब सिर्फ एक देश का मसला नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का सवाल बन गया है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजारों पर पड़ना तय है। और यहीं पर पश्चिमी देशों का नजरिया भी पूरी तरह बटा हुआ नजर आता है। इजराइल इसे एक प्रीएम्प्टिव या निवारक कदम बता रहा है, जैसे कि किसी बड़े खतरे को पहले ही टाल दिया गया हो। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण अलग है। वो चाहते हैं कि ईरान में वेनेजुएला की तर्ज पर तख्तापलट हो जाए, ताकि वहां सुधारवादी सत्ता में आए। लेकिन अगर हम ईरान के पूरे ढांचे को ध्यान से देखें तो ये तुलना काफी बेमानी सी लगती है। वेनेजुएला में सेना मुख्य रूप से एक राजनीतिक सत्ता को बचा रही थी, जबकि ईरान का ढांचा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि गहराई से सैन्य भी है। वही तो, सत्ता परिवर्तन के लिए महज किसी सरकार को गिरा देना काफी नहीं होता। किसी भी नए राजनीतिक ढांचे को खड़ा करने के लिए निर्वासित विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जैसे कि रेजा पहलवी। बिल्कुल। रेजा पहलवी जैसे चेहरों को शामिल किए बिना किसी भी सुधारवादी सरकार का टिकना बहुत मुश्किल है। जमीनी स्तर पर उनकी जो लोकप्रियता है, उसे आप बस नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि दुनिया को लगता है सत्ता की चाबी अयातुल्ला और धार्मिक नेताओं के हाथ में है, जो कि सच नहीं है। हाँ, हकीकत में देश की असली ताकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC के पास है। दूरसंचार से लेकर बड़े निर्माण कार्यों तक अर्थव्यवस्था के हर हिस्से और सरकारी ठेकों पर उनका ही एकाधिकार है। और सैन्य ताकत पर भी 1979 की क्रांति को बचाने के नाम पर खड़ी की गई ये संस्था आज एक विशाल साम्राज्य बन चुकी है। आपको पता है, ये संगठन न केवल अरबों डॉलर के तेल राजस्व के गबन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बल्कि अपने ही नागरिकों को बेरहमी से कुचलने में भी ये सबसे आगे रहा है। वो 8 और 9 जनवरी के विरोध प्रदर्शनों का दमन। हाँ बिल्कुल, वही। उस दौरान की गई क्रूरता साफ बताती है कि ये ढांचा कितना खूंखार है। इसीलिए धार्मिक नेताओं के लिए भी इन्हें चुनौती देना हमेशा विनाशकारी रहा है। इस क्रूरता को देखते हुए ट्रंप की वो पेशकश काफी दिलचस्प हो जाती है। कौन सी वाली? माफी वाली? हाँ, जहां उन्होंने IRGC को हथियार डालने के बदले इम्यूनिटी या माफी देने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मान लें अगर ईरान में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है तो आगे क्या होगा? इतिहास बताता है कि ऐसे बदलावों के बाद अक्सर एक खूनी बदला लेने का दौर शुरू हो जाता है। और इसी अंतहीन खूनी खेल को रोकने के लिए ना विशेषज्ञ एक तीसरे रास्ते की वकालत कर रहे हैं। इसे ट्रांजिशनल जस्टिस या राष्ट्रीय उपचार कहा जाता है। तो ये महज बदला लेने से अलग कैसे है? ये ना तो आंख बंद करके बदला लेना है और ना ही सब कुछ भुला देना है। इसमें राज्य के अपराधों के शिकार हुए लोगों को अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का एक सुरक्षित मंच दिया जाता है। मतलब दर्द को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना। बिल्कुल। किसी भी राष्ट्र के गहरे घाव केवल तभी भर सकते हैं जब उस दर्द को सुना और माना जाए। तो ये बात तो एकदम साफ है कि ईरान का भविष्य सिर्फ एक सर्वोच्च नेता के जाने या किसी नए चेहरे के आने से तय नहीं होगा। सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती IRGC जैसी विशाल और गहराई तक जड़े जमा चुकी संस्था से निपटना है। सही कहा। और दशकों तक जिस संस्था ने देश की पूरी संपत्ति और सैन्य ताकत को अपने कब्जे में रखा हो, जब अचानक उसके सिर से सर्वोच्च नेता का नियंत्रण हट जाता है, तो ये सोचने वाली बात है, क्या वो संस्था बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए एकजुट रहेगी या फिर अपने ही जनरलों के बीच सत्ता हथियाने के एक नए और खूनी आंतरिक संघर्ष में उलझकर रह जाएगी?